सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस लास्ट वीडियो के इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को करते हुए जाते हैं जो हमने पिछले क्लास में छोड़ा हुआ था। हमारे पास में दो सॉल्यूशन हैं, ए और बी। इनका पीएच रीडिंग है 6 और 8। कहता है कि इन दोनों सॉल्यूशन में किस में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन होगा और कौन सा एसिडिक कैरेक्टर का है, कौन सा बेसिक कैरेक्टर का है। तो जैसे हमने पीएच स्केल पढ़ा हुआ है कि कम पीएच रीडिंग वाले में, जैसे कि यहाँ एक का 6 है, एक का 8 है, तो जिनका कम होगा उसमें जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो ज़्यादा होते हैं, और जिसका ज़्यादा पीएच रीडिंग होगा उसमें हाइड्रोजन आयंस कम होते हैं, और जो कम वाले हैं वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, और जो जिसमें H+ आयन ज़्यादा होंगे वो एसिडिक कैरेक्टर वाले होते हैं। तो यहाँ पर ए जो है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ए का कंसंट्रेशन जो हाइड्रोजन आयंस हैं उसमें ज़्यादा होंगे और बी वाले में कम होंगे, और ए वाला जो है वो एसिडिक कैरेक्टर का होगा, बी वाला बेसिक कैरेक्टर का होगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उस पर। व्हाट अफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि H+ आयंस यदि ज़्यादा हैं तो बेसिक कैरेक्टर का, और H+ आयंस कम हैं तो एसिडिक कैरेक्टर का। तो उसे आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ कहता है कि डू बेसिक सॉल्यूशन हैव H+ आयंस। क्या बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें H+ आयंस होते हैं? यदि हाँ तो क्यों ये बेसिक हैं? तो ऐसा होता है कि जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उसमें H+ आयंस होते हैं, बट उसमें OH- आयंस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसके वजह से वो बेसिक कैरेक्टर का होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडर व्हाट सोइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सोइल ऑफ हिज फील्ड विथ क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लैक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चॉक कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सभी बेसिस जो हैं उनका यूज हम क्यों करेंगे सोइल का जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए। तो सोइल जो है जब एसिडिक कैरेक्टर का होगा तब हम इनका यूज करेंगे। मतलब कि सोइल हमारा आइडियल सोइल, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 6 to 7 हमें चाहिए कोई भी प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो अगर उससे वो कम चला जाता है तो कम जाने पर हम उसमें इन सभी बेसिस का यूज करेंगे ताकि वो फिर से न्यूट्रल हो जाए और हमारा जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करे। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक दैट इज़ मोर अबाउट सॉल्ट। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। कुछ कॉमन सॉल्ट्स होते हैं, कुछ सॉल्ट्स को हम लोग ट्रीट करके कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स में चेंज करते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने सॉल्ट्स का फॉर्मेशन जो है पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, जैसे एसिड और बेस को रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर ये सब फॉर्म करता है। तो इन सभी को हम अब जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, फैमिली ऑफ सॉल्ट स्टार्ट करने से पहले उस एक्टिविटी को हम लोग करते हैं पहले, उसके बाद में हम लोग को कुछ आइडिया आ जाएगा सॉल्ट के बारे में, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्रिपरेशन का जो प्रॉपर्टीज़ और यूज़ है वो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ कहता है कि राइट द फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। कुछ सॉल्ट्स दिए हुए हैं, उनका फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखने के लिए जैसे पोटेशियम सल्फेट यहाँ पर सबसे पहला एग्जांपल में आपको देखने को मिलेगा। तो जनरली हमें ऐसा दिमाग में आता है क्वेश्चन कि पोटेशियम सल्फेट, हम पोटेशियम के लिए के तो लिख दें, बट के के साथ में कितना के हम ले। जैसे यहाँ पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4, तो यहाँ 2 क्यों आया, हम 2 क्यों लिखते हैं, ऐसा हमारा क्वेश्चन आते रहता है ना माइंड में। और कुछ नए नए फॉर्मूला आएंगे, आपको उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि इसके साथ में 2 लगाए, इसके साथ में 2 नहीं लगाए, इसके साथ में 4 लगाए, तो ये सब क्यों आता है। तो क्योंकि फॉर्मूला लिखना जो है 9th में आपको पढ़ना था, आप 9th से पढ़ चुके हो, आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट आया होगा वैलेंसी वगैरह का। ऑलराइट, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप निश्चिंत हो जाओ कि आपको फॉर्मूला लिखना आ ही जाएगा। ऑलराइट, कुछ कॉमन मैं आपको यहाँ पर एनायंस के नाम आपको याद करा देता हूँ, आप इसे याद कर लो। और अगर आपको वैलेंसी पता है तो मैं गारंटी आपको कहता हूँ कि आप बिल्कुल भी किसी चीज़ का फॉर्मूला आप लिख लोगे। ऑलराइट,
जैसे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप मत देखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे कि यदि आपको नहीं आता है देन इधर का को आप मत ध्यान दो, आप बस इसे ध्यान दो कि यहाँ से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है। ऑलराइट, यहाँ कुछ एनायंस के नाम लिखे हुए हैं और उनके चार्जेस लिखे हुए हैं। जैसे क्लोराइड आयंस के -1 चार्ज, कार्बोनेट आयन के -2 चार्ज, नाइट्राइट के -1 चार्ज, नाइट्रेट के -1 चार्ज, सल्फाइड के -2, सल्फेट के -2 और एसीटेट के -1। अब जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है पोटेशियम सल्फेट, आप पोटेशियम का वैलेंसी याद करो। पोटेशियम का वैलेंसी होता है 1। यहाँ पर पोटेशियम को हमें सल्फेट के साथ में ऐड करना है। सल्फेट यहाँ है, पोटेशियम के, पोटेशियम के लिए हम लोग लिखते हैं के। ऑलराइट, तो पोटेशियम सल्फेट हमें लिखना है। सल्फेट के साथ में आप देखोगे यहाँ पर ये चार्ज कितना है, आप इसे याद कर लेना। ऑलराइट, चार्ज यहाँ पर आप देखो -2 है, ठीक है ना। पोटेशियम का वैलेंसी होता है 1, हमें यहाँ पर इसे न्यूट्रल करना है। तो यहाँ पर पोटेशियम हम कितना लें कि ये -2 न्यूट्रल हो जाए, तो हम यहाँ पर क्योंकि इसका वैलेंसी होता है 1, 2 पोटेशियम लेंगे और 1 पोटेशियम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये इसे न्यूट्रल करेगा। और हम इसका फॉर्मूला इसीलिए लिखते हैं K2SO4। ऑलराइट, ये K है, K2SO4। तो पोटेशियम सल्फेट का हो गया K2SO4। उसी तरीके से अगर हम सोडियम के लिए जाएं तो सोडियम सल्फेट यहाँ पर सेकेंड आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सोडियम सल्फेट के लिए आप लिखो, क्योंकि सोडियम का Na होता है, सोडियम और सल्फेट जो है SO4, लेकिन सोडियम हमारा उसका वैलेंसी होता है 1, तो हम यहाँ पर Na2 लगा देते हैं। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, इसे समझ के मतलब आप अगर समझ जाते हो तो क्लियर हो जाएगा। क्या है? कैल्शियम सल्फेट। अब आप बोलोगे कैल्शियम सल्फेट का कैसे लिखें, क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2। तो कैल्शियम का वैलेंसी ऑलरेडी 2 है, हमें 2 के साथ में उसे न्यूट्रल कराना है, सल्फेट के साथ में ऐड करना है। तो कैल्शियम सल्फेट अगर हम लिखेंगे तो लिख देंगे CaSO4, यहाँ पर और कुछ नहीं लिखना है। ऑलराइट, इजी था, बहुत ही इजी था। उसी तरीके से सोडियम क्लोराइड का कैसे लिखें, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर और भी दिया हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट, ये सब आप लिख लेना, मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। सोडियम क्लोराइड NaCl, आप यहाँ पर याद कर मतलब आपको याद होगा, पहले भी आप यहाँ पर सुन चुके होंगे सोडियम क्लोराइड। तो क्लोराइड का आप यहाँ पर याद कर लो कि -1 होता है। सोडियम का जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसका भी 1 होता है। तो सोडियम के साथ में क्लोराइड को ऐड करेंगे तो NaCl नॉर्मली हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ऑलराइट, है ना इजी। अब यहाँ पर बाकियों का भी आप इसी तरीके से लिख लो। नाइट्रेट भी मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया। ऑलराइट, अब इसको किन एसिड और किन बेसिस के साथ में मिलकर के प्रिपेयर किया जा सकता है। हमारा पहला है पोटेशियम सल्फेट। इसे हम कैसे बनाएंगे? पोटेशियम सल्फेट को आप अगर ध्यान से देखो तो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर सल्फेट जुड़ा हुआ है और पोटेशियम जुड़ा हुआ है। तो सल्फेट हमें कहाँ से मिलता है? आप एक यहाँ पर कॉमन चीज़ याद कर लो कि यहाँ जहाँ भी आपको सल्फेट दिखे, सल्फेट, वहाँ पर आप H2SO4 का नाम याद रख लो। H2SO4 सल्फेट जो है उसे बनाने के लिए, क्योंकि H2SO4 से हमें SO4 मिल जाता है और उसमें जिसके साथ में हम रिएक्ट कराते हैं वो आकर के ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर आप जब भी फॉर्मूला लिखोगे तो फॉर्मूला लिखने में भी आपको देखना है कि यहाँ पर जैसे H2 हमने क्यों लिखा, जैसे हम लोग K2SO4 क्योंकि हम लोग लिखते हैं पोटेशियम करके, अगर पोटेशियम सल्फेट लिखना है तो K2SO4 लिखते हैं। उसी तरीके से हाइड्रोजन को हम, क्योंकि इसका वैलेंसी 1 होता है, H2SO4 लिखते हैं। ठीक है, तो सल्फेट का जो भी होगा आप इसे SO4 वाले में लिख देना, SO4 ऐसे करके लिख देना। अब इसे हम
एसिड तो हमें पता चल गया, एसिड हमें पता चल गया कि किस एसिड से बना है, लेकिन कौन सा बेस हम फिर इसमें मिलाएंगे। तो अब यहाँ पर है पोटेशियम सल्फेट, तो एसिड तो मिल गया, एसिड से हमें सल्फेट मिल गया। पोटेशियम हमें लेना है कि अब आपको पता होगा कि एसिड के साथ में, क्योंकि हम लोग H2 यहाँ से रिलीज होता है, इसीलिए हम लोग H2 यहाँ ऐड करते हैं, और बेस के साथ में OH माइनस रिलीज होता है, तो हम लोग उसमें OH माइनस ऐड करेंगे। तो K के साथ में OH माइनस ऐड कर देंगे, ठीक है ना। K का प्लस होता है, OH माइनस हो जाता है, तो ये हो जाता है KOH। ऑलराइट, तो KOH हमारा एसिड बेस हो गया, और एसिड हो गया हमारा H2SO4 पोटेशियम सल्फेट को बनाने के लिए। अब सोडियम सल्फेट को बनाने के लिए भी आपको, क्योंकि सल्फेट है तो सल्फेट के लिए हम SO4 लेंगे, और सोडियम है, सोडियम के साथ में क्योंकि उसका भी वैलेंसी 1 होता है, तो सोडियम का Na हो जाएगा। OH माइनस का भी, क्योंकि आप ये भी याद कर लो कि OH माइनस का यहाँ पर 1 होता है, एक माइनस है यहाँ पर, तो सोडियम और OH माइनस यहाँ पर एक एक वैलेंसी वाले जुट करके यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये हो जाएगा एसिड। उसी तरीके से अब आपको एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आएगा, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को कैसे बनाएंगे? तो सल्फेट है, क्यों यहाँ पर हम H2SO4 ले सकते हैं। कैल्शियम का वैलेंसी यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, तो हम कैल्शियम 1 ले लेंगे, और OH को हम लोग 2 रख लेंगे, OH2 बाहर में, इसी तरीके से OH2। उसी तरीके से बाकी को भी आप यहाँ पर लिख लेना। सोडियम क्लोराइड अगर फॉर्म करना है, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड का एक सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है, पर सोडियम जो है यहाँ पर Na, और क्लोराइड जो है Cl। ये बना कैसे? Na आया आपका बेस से, और Cl आया आपका एसिड से। HCl एसिड हो गया, यहाँ पर आप HCl देख सकते हो, और NaOH हमने यहाँ पर सेकेंड वाला में भी यूज किया हुआ था, जो है सोडियम सल्फेट के जो फॉर्मेशन थे उस पर। तो इस तरीके से होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप लिखोगे फॉर्मूला। इस साइड वाले जो है ये सारे फॉर्मूला हो गए, और बीच वाले जो हो गए एसिड हो गए, एसिड से प्रिपेयर किया हुआ है, और इन बेस से मिला करके प्रिपेयर किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब कि सोडियम फैमिली, कैल्शियम फैमिली, और आपको यहाँ पर सल्फेट फैमिली में लिखना है। तो जहाँ जहाँ सल्फेट आपको दिखेगा, ये सारा सल्फेट है, तो आप इसे लिख दोगे सल्फेट फैमिली, SO4 वाले फैमिली में। और यहाँ जहाँ पर भी आपको कैल्शियम यहाँ एक ही है, तो आप यहाँ पर कैल्शियम फैमिली से लिख दोगे। और जितना यहाँ पर सोडियम है, जहाँ जहाँ सोडियम है, ये हो गए सोडियम, यहाँ है एक सोडियम, उसके साथ में यहाँ है, तो इन तीनों चारों को आप लिख दोगे सोडियम फैमिली। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में दिए हुए हैं कुछ कंपाउंड्स के नेम, और हमें बताना है कि ये pH कितना शो करते हैं। ऑलराइट, तो NaCl जो है वो हमारा न्यूट्रल है, KNO3 ये भी हमारा न्यूट्रल है, तो ये हमारा जो है थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर का है। ZnSO4 ये भी एसिडिक कैरेक्टर का है, ये भी एसिडिक कैरेक्टर का है, ये है बेसिक कैरेक्टर का, ये है बेसिक कैरेक्टर का, ये भी है बेसिक कैरेक्टर का। इनका जो वैल्यू आएगा वो मोर pH मोर देन 7 pH। ऑलराइट, मोर देन 7 pH वैल्यू इन तीनों का, और इन तीनों का जो आएगा वैल्यू वो आएगा लेस देन 7 pH। इन दोनों का आएगा सेम, यानी कि 7 pH ही आएगा। तो 7 pH वाले क्या कहते हैं हम लोग, मतलब न्यूट्रल कहते हैं, और ये सभी जो है pH से कम या ज़्यादा हो तो वो न्यूट्रल नहीं होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर का हो जाता है अगर कम है, और बेसिक कैरेक्टर हो जाता है ज़्यादा है। तो मैंने आपको बताया कि सॉल्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से अगर फॉर्म करते हैं तो वो न्यूट्रल होते हैं, जिनका pH वैल्यू 7 होता है। और अगर
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनते हैं तो उनमें एसिडिक कैरेक्टर होता है और उनका वैल्यू पीएच वैल्यू जो है वो <7 होता है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से बनते हैं उनका जो है बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है और वो <7 वाले पीएच को फॉलो करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। जैसे कि हमने अभी तक देखा कि सॉल्ट जो है वो फॉर्म कर सकते हैं हम लोग एसिड और बेस से। अगर एसिड के जगह में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लें और बेस के जगह में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो उसका जो सॉल्ट फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड, वो होगा हमारा कॉमन सॉल्ट जो हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो सी वाटर जो होते हैं, समुद्र का पानी, वो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट को अपने अंदर में डिज़ोल्व किए हुए रहते हैं। तो सोडियम क्लोराइड को वैसे सॉल्ट्स में से अलग किया जाता है और ऐसे सॉल्ट्स जो होते हैं ना वो धीरे धीरे डिपॉजिट हो जाते हैं सतह पर। ऑलराइट, और जब वहाँ से हम लोगों को निकालना होता है सॉल्ट तो हम लोग उसे कोल की तरह में, रॉक सॉल्ट उसे हम लोग कहते हैं उसे, क्योंकि वो पत्थर के फॉर्म में होता है, वो जम जाता है तो उसे हम लोग माइनिंग करके निकालते हैं। कोल जैसे हम लोग माइन करके निकालते हैं उसी तरीके से उसे भी हम लोग माइन करके निकालते हैं। आपने दांडी मार्च के बारे में भी सुना होगा, महात्मा गांधी का, तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो है सॉल्ट कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। और ये फ्रीडम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साइन है, क्योंकि ऐसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट का, ऐसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड पर अगर हम सेल्फ डिपेंड हो गए तो वो कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे फ्रीडम के लिए। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कॉमन सॉल्ट। एक कॉमन सॉल्ट जो है उसे हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हैं बहुत सारे अलग अलग इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन में। जैसे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, बेकिंग सोडा हम लोग यहाँ फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ वॉशिंग सोडा हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर्स और बहुत सारा कुछ ऐसे हम लोग यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि ये सब हम लोग फॉर्म कैसे करते हैं एक कॉमन सॉल्ट से। हमारे पास में सिर्फ कॉमन सॉल्ट दिए हुए हैं, उससे हम लोग ऐसे चीज़ को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करने के लिए हम लोग एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, हम लोग उसे वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, इसे हम लोग ब्राइन कहते हैं। ऑलराइट, तो जब हम इसे वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे तो सोडियम और क्लोरीन जो है वो अलग अलग हो जाता है Na+ और Cl- में। चलिए मैं इसको आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, इसका जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। एक वाइट कलर का हम बैकग्राउंड लेते हैं। हम लोग एक कंटेनर में ये किया जाता है, यहाँ लिया जाता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और वाटर का सॉल्यूशन। तो जब हम ऐसा सॉल्यूशन करते हैं तो वाटर के साथ में जो H2O है वो Na+ और Cl- में सॉल्ट को ब्रेक कर देता है। खुद H2O ही रहता है, बाकी को ब्रेक कर देता। तो वोल्टेज सोर्स देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो हम लोग कंडक्टिंग मटेरियल्स को इसके अंदर में ऐसे इंसर्ट कर देंगे और एक में हम लोग पॉजिटिव और एक में हम लोग नेगेटिव हम इसमें अटैच कर देंगे। तो जब हम लोग इसमें वोल्टेज प्रोवाइड कराएंगे तो H2O जो है वो ब्रेक करके H+ और OH- इसमें ये ब्रेक कर जाएगा। यानी कि अब हमारे सॉल्यूशन में H+, OH-, Na+ एंड Cl- है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव साइड है इलेक्ट्रोड का उसमें Cl- आ जाएगा और जो नेगेटिव साइड है उसमें H+ आ जाएंगे और ये Na और OH जो हैं ये आपस में कंबाइन करके NaOH ये बना लेंगे। इसका इक्वेशन देखते हैं। तो दो मॉलिक्यूल NaCl के लिए हुए हैं और दो मॉलिक्यूल वाटर के हैं। उन दोनों को कंबाइन करने पर यहाँ हमें मिल रहे हैं 2 NaOH एंड क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। और ये जो है ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो जो क्लोरीन गया वहाँ एनोड के पास में, हाइड्रोजन गया कैथोड के पास में, और यहाँ जो है ये तीनों जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर फॉर्म हुए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, ये तीनों इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हमें मिले हैं और इन तीनों का यूज हम लोग आए दिन करते ही रहते हैं। इसका एक यहाँ चार्ट दिया हुआ है, जैसे सॉल्ट से हमें इन तीनों प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। इनका यूज़ बहुत जगह पर होते हैं, फ्यूल्स वगैरह में, जैसे Cl2 है, इसका वाटर ट्रीटमेंट्स वगैरह में, स्विमिंग पूल्स वगैरह में। यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका हम लोग यहाँ पर पेपर मेकिंग या फिर सोप मेकिंग, डिटर्जेंट मेकिंग, इन सभी में यूज करते हैं। और यहाँ पर इन तीनों का जो अलग अलग अगर हम लोग इसे रिएक्ट फिर से कराएं, जैसे कि H2 और Cl2 को अगर हम फिर से रिएक्ट कराएं तो हमारा आपको पता ही होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है। और यहाँ पर जो Cl2 है और NaOH है उसे फिर से अगर हम यहाँ पर आपस में रिएक्ट कराएं तो हमें ब्लीच मिलता है। अब ब्लीच कौन सा होता है, जो हम लोग कपड़ा धोने वगैरह में यूज करते हैं, चलिए आगे उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सब हाउस होल्ड जो ब्लीचेज होते हैं वो सब यहाँ से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कहता है ब्लीचिंग पाउडर के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्लोरीन इज प्रोड्यूस डूइंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड ब्राइन। यहाँ पर जो हमने ऊपर में जो एक्सपेरिमेंट किया वहाँ से हमें क्लोरीन गैस मिलता है, और उस क्लोरीन गैस को अगर हम लोग सिलेक्ट लाइम के साथ में रिएक्ट कराएँ तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। जैसे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पर ये जो है सिलेक्ट लाइम है जो कि ड्राई है, उस पर हम लोग क्लोरीन गैस पास करा रहे हैं और हमें यहाँ पर CaOCl2 जो कि ब्लीचिंग पाउडर है वो हमें मिलता है, और वाटर कंटेन, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर मिलता है। चलिए ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आप खुद जानते होंगे, आपके घरों में आपने यूज भी करा होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका यूज यहाँ पर दे रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज जैसे हम लोग कॉटन का जो है क्लीनिंग में करते हैं, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये कॉटन और लिनन का जो कपड़े होते हैं उसका क्लीनिंग में होता है, हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। हम लोग पेपर पल्प फैक्ट्री में भी ये यूज होता है। ऑलराइट, जो वुड जो होते हैं उस पर ब्लीच करके उसे पेपर के जो है रॉ मटेरियल के रूप में उसे यूज किया जाता है, और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसमें ऑक्सीजन होता है, तो उसे डिफरेंट यहाँ हम एलिमेंट्स के साथ में यूज करके ऑक्सीडाइज करने का वहाँ पर हम लोग काम कर सकते हैं। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर भी आपने यहाँ पर खुद से भी करा होगा, ब्लीचिंग पाउडर डाल करके हम कुआं में डाल करके करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि खाने वाला जो सोडा होता है घर में यूज किया जाता है कुछ खाने वाले चीज़ बनाने के लिए, क्रिस्पी पकौड़ाज, फास्टर कुकिंग्स के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल कंपाउंड नेम है, वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें हमें क्या क्या ऐड करने हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सोडियम क्लोराइड जो कि हमने जो नमक है उसके साथ में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये चारों को मिक्स करके हम लोग इसका जो है फॉर्मेशन करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक अमोनियम क्लोराइड भी फॉर्म करता है इसके साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो pH लेवल है वो स्लाइटली 7 से ज़्यादा है, मतलब वो बेसिक कैरेक्टर का होता है। तो बेसिक कैरेक्टर को हम लोग एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज हम लोग बेकिंग पाउडर के फॉर्मेशन के लिए करते हैं। उसका फॉर्मेशन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद में मैं बताऊँगा कि ये कैसे वर्क करता है बेकिंग पाउडर। अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में एसिड जो कि H+ आयन से रिलीज़ करता है उसका मिक्सचर को आप यहाँ पर अगर करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम साल्ट बनाएगा एक एसिड का, जो एसिड के साथ में आप उसे मिक्स करोगे। ऑलराइट, तो ऐसा करने पर क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है जो कि
खाने को स्पॉन्जी बना देता है। वहाँ पर अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रह जाता है और खाना जो है वो जैसे केक वगैरह होते हैं वो बेक करके स्पॉन्जी हो जाते हैं, वो इस CO2 के वजह से राइज कर जाते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर का होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कोई एसिड का जो है ये ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता है। ऑलराइट, साथ में ही इसका बेसिक कैरेक्टर का यूज हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जब हमें एसिडिटी हो जाता है जो हमने पहले भी डिस्कस करा, तो हम लोग बेसिक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करके हम लोग उसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जो एक्सेस हमारे पेट में एसिड हुआ है, स्टोमक एक जो होते हैं, उससे हम लोग रिलीफ हो सकते हैं। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होते हैं CO2 गैस की वजह से। अगला है हमारा वॉशिंग सोडा। तो ऊपर हमने जो सोडियम कार्बोनेट बनाया हुआ था उस पर यदि हम लोग 10H2O के साथ में रिएक्ट कराते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ में, तो वो हमें देता है वॉशिंग सोडा। तो आप अभी माइंड में ये मत सोचिए कि जब हम 10H2O के साथ में उसे रिएक्ट कराएंगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। वॉशिंग सोडा जो है वो आपका क्रिस्टल के फॉर्म में ही होगा, बट उसमें जो है उसका अपना कैरेक्टर हो जाएगा कि उसमें 10H2O उसके अंदर में उसके साथ में मतलब रिएक्ट किए हुए हैं, उसके साथ में हैं। ऑलराइट, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक, ओके, सो व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई? डज इट मेक Na2CO3 वेट? वी ऑल विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन। हमारे अगले सेशंस में यहाँ पर इसे डिस्कस करेंगे। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मेनी इंडस्ट्रीज प्रोसेस एज वेल। ये भी हमारे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज, तो वॉशिंग के नाम से आप समझो कि क्लीनिंग वगैरह में यूज होता है। तो ये ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है। ये सोडियम कंपाउंड्स बोरोक्स जैसे बनाने के लिए यूज होते हैं। ये जो है क्लीनिंग एजेंट के रूप में डोमेस्टिक पर्पस में भी यूज होते हैं। ये परमानेंट हार्डनेस, वाटर का परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए होता है। क्या होता है परमानेंट हार्डनेस, सॉफ्टनेस ऑफ वाटर, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? तो जो मैंने अभी आपको बताया उसी को यहाँ पर एक एक्टिविटी में परफॉर्म करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया जाएगा। जैसे कि ये कह रहा है कि कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल्स को लेना है और उसे आपको बॉइलिंग ट्यूब में हीट करना है। आप देखोगे कि कलर जो है उसका चेंज हो जाता है। यहाँ जब हीट करोगे तो कलर चेंज हो जाएगा और एक वाटर ड्रॉपलेट्स आपको बीकर में दिखेंगे। अब इसे हमें निकालना है बाहर, और बाहर निकालने के बाद में उसमें हमें ऐड करना है वाटर। आप देखोगे कि अगर कुछ ड्रॉप हम लोग उसमें वाटर डालेंगे तो वो फिर से अपना कलर को रीगेन कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल कॉपर सल्फेट जो होंगे वो वाटर कंटेंट करते हैं। जब उसे हम लोग हीट करते हैं तो वो उसमें से वाटर इवेपोरेट हो जाते हैं और वो अपना कलर को चेंज कर लेते हैं। जब हम उसमें फिर से यहाँ पर वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालेंगे तो वो अपना कलर को फिर से रीगेन कर लेंगे, क्योंकि उनमें वाटर के साथ में वो रिएक्ट कर गए हैं और वो अपना जो सोडियम सल्फेट है वो अपने मतलब ओरिजिनल फॉर्म में आ चुके हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट जैसे क्रिस्टल ड्राई रहते हैं और वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन करते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि ये फिक्स नंबर वाटर मॉलिक्यूल का है जो कि किसी कंपाउंड में प्रेजेंट रहता है। तो ये ब्लू हो जाता है जब इसे हम लोग हीट करते हैं और फिर अपना कलर को रिटेन कर लेता है जब हम उसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। अब ऐसे सॉल्ट जो हैं बहुत सारे हमें मिल जाएंगे, जैसे कि ये कॉपर सल्फेट जो है उसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स रहते हैं, CuSO4.5H2O। ये .5H2O का मतलब है कि इसमें 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। अब आप यहाँ पर ये कहता है कि आप ये समझ गए होंगे कि जो
सोडियम कार्बोनेट था वो वेट क्यों नहीं था। ऑलराइट, अब हमारे पास में एक और सॉल्ट है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रखता है, वो है जिप्सम CaSO4.2H2O। तो आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा और। प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर एक और नाम आता है। तो जब जिप्सम को, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या है कि उसमें यहाँ पर आधा H2O है, इसे ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो आप कहोगे कि क्या नॉनसेंस है यहाँ पर, आधा H2O मतलब हाफ मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पर कैसे ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हाफ H2O की बात करें तो ऑक्सीजन को हम लोग हाफ कैसे कर सकते हैं, एक एटम है उसे हम लोग हाफ कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा सही है, आप जो सोच रहे हो वो सही है। यहाँ पर एक्चुअली में ये लिखा हुआ ऐसा रहता है, बट ये एक्चुअली में होता क्या है कि ये डबल मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं, मतलब कि एक H2O को दो CaSO4 आपस में शेयर करते हैं। तो इसीलिए एक बार अगर हम लोग सिर्फ एक का लिखते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। Paris, plaster of Paris is the substance which a doctor uses plaster for supporting fractured bone in right position। तो जो है प्लास्टर जैसे हम लोग कराते हैं, हड्डी वड्डी टूट जाता है उस टाइम में, तो वहाँ पर हम लोग इसका यूज करते हैं। और हमने यहाँ पर जो सेम ये फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सेम नहीं, मतलब अगर इसमें हम लोग हाइड्रोजन ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये फिर से जिप्सम में आ जाएगा। यहाँ पर उसका एक इक्वेशन भी लिखा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है हाफ H2O वाला है, उसमें से फिर से वन हाफ H2O उसमें ऐड करते हैं तो वो ये बन जाता है। अब यहाँ पर फिर वन हाफ H2O में, यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, इसी में ये ऐड हो जाएगा तो फिर जितना चाहिए वो 2 बनने के लिए वो उतना ऐड होकर के जिप्सम बना लेता है। एंड द सेम थिंग इज रिटन डाउन हियर विच आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू ऑल। अब ये चैप्टर हो गया यहाँ पर ख़त्म। यहाँ से जो क्वेश्चंस निकल के आते हैं इसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर करेंगे, और इसके कुछ समराइज्ड वर्जन भी हम लोग लेकर के आएंगे। ये जो है ये इसका जो पूरा समराइज हम लोग लेकर के आएंगे। टिल देन स्टे सेफ।